हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। फ्रेंड्स, हमने कल देखा हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ी सी जानकारी। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे रही, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कालानुक्रम क्या है, इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं, सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी कौन है और किन विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के निर्माता किन किन लोगों को माना। फ्रेंड, आज हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। इनमें सबसे पहला आता है पंजाब में स्थित। पंजाब में स्थित सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं, तो इसमें सबसे पहला हड़प्पा का स्थान आता है। सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इस नगर की खोज की। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। फ्रेंड, हम इसके बारे में देखते हैं। इसमें बताया गया है कि स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, वाणिज्य, तकनीकी, उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा था। हड़प्पा से कच्ची ईंटों की सुरक्षा दीवार, अन्न कूटने के लिए ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, अन्नागार, लाल बलुआ पत्थर का पुरुष धड़, स्लेटी पत्थर का धड़, नर्तकी, तांबे का दर्पण, पात्र समाधान, ईंटों से चिन्हित समाधान इत्यादि चीजें प्राप्त हुई हैं। हम देखते हैं नगर की रक्षा प्राचीर में पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा है। जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दिया है। जिस टीले पर यह बना है उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दिया है। हम नेक्स्ट देखते हैं रोपड़। तो फ्रेंड्स, हमने हड़प्पा में देखा कि हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया और इस नगर की जो खोज है, ये नगर कहाँ स्थित है, तो पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में। और कौन सी नदी के तट पर, तो रावी नदी के तट पर। फ्रेंड, यदि आप क्लास को स्टार्ट कर लिए हैं, क्लास को देख रहे हैं, तो क्लास को एंड तक जरूर देखें। आपको इस चैनल पर यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। और इसकी खासियत यह है कि सबसे पहले आपको चीजों को विस्तृत रूप में बताया जाता है, उसके बाद उसी टॉपिक का क्वेश्चन आंसर, पीवाईक्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जाएंगे, यानी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आगे हम देखते हैं सेकंड नंबर आता है रोपड़, जो कि ये भी पंजाब में स्थित है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। इसे 1953 से 56 ईस्वी के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने खोज निकाला था। रोपड़ के घर साधारण कच्ची ईंटों के बने हुए थे। रोपड़ के घर साधारणतया कच्ची ईंटों के बने हुए थे। आगे हम देखते हैं बाड़ा। बाड़ा के बारे में बताया जा रहा है कि बाड़ा रोपड़ के पास स्थित बाड़ा की खुदाइयों से प्राप्त मृदभांड हड़प्पा संस्कृति के हैं, किंतु उनमें से कुछ भांडों पर चित्रित अभिप्राय बलूचिस्तान, कोटदीजी और कालीबंगा के पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति अभिप्रायों से कुछ समानता रखते हैं। फ्रेंड, हम आगे देखते हैं संघोल। संघोल के बारे में बताया जा रहा है कि पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित संघोल की खुदाई पंजाब पुरातत्व विभाग के एसएस तलवार तथा रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई थी। संघोल से रोपड़ हड़प्पा की कब्रिस्तान एच संस्कृति के तत्वों का समन्वय देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आप क्लास को देखते समय कॉपी पेन जरूर लेके बैठें और ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों का स्क्रीनशॉट भी ले लें। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉपी और पेन को साथ में लेके बैठें और इंपॉर्टेंट चीजों को साथ में नोट करते चलें। दूसरा नंबर आता है सिंधु का।
पहला किसका था? पंजाब स्थान था। पंजाब के अंतर्गत हड़प्पा, रोपड़, बाड़ा एवं संघोल आया। और अब हम देखते हैं सिंधु। सिंधु के अंतर्गत सबसे पहले मोहनजोदड़ो है। बताया जा रहा है इसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसके केंद्र में स्थित खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना हुआ है। आगे हम देखते हैं तांबे तथा टिन को मिलाकर हड़प्पा वासी कांसे का निर्माण करते थे। तांबे तथा टिन को मिलाकर हड़प्पा वासी कांसे का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है जो द्रवी मोम विधि लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाई जाती थी। ये इस प्रकार से बनाई जाती थी कि जो ये होती थी मूर्ति मोमबत्ती की आकार का, जो ये कांस्य होता था इसका सांचा बनाकर मोमबत्ती को पिघलाकर उसके अंदर डाल दिया जाता था। जो मिट्टी की मूर्ति बनाते थे पहले, उसी में मोमबत्ती को पिघला के डाल देते थे। फिर उसको तोड़कर उसके ऊपर से जो सीमेंट वगैरह होता था उसको ढाला जाता था और जब वो अच्छे से पक जाता था तो मोमबत्ती को पिघलाकर निकाल दिया जाता था। तो इसी को द्रवी मोम विधि कहा गया है। आगे हम देखते हैं कोटदीजी। कोटदीजी के बारे में बताया जा रहा है कि यह सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से 1935 ईस्वी में घुर्रे महोदय ने मिट्टी के बर्तन प्राप्त किए थे। 1955 में फजल अहमद खां को उत्खनन के दौरान हड़प्पा सभ्यता के नीचे एक और सभ्यता के अवशेष मिले जिसे कोटदीजी संस्कृति नाम दिया गया। कोटदीजी की प्राक सिंधु बस्ती अग्निकांड से नष्ट हो गई थी। तत्पश्चात सिंधु सभ्यता के लोग इस स्थल पर आकर बसे। कोटदीजी के भवनों में नालियों का समुचित प्रबंध न था। आगे हम देखते हैं अली मुराद। अली मुराद भी सिंधु प्रांत में है जो कि दाद से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है और यह पाषाण खंडों से निर्मित प्राचीर से रक्षित छोटा सा वर्गाकार क्षेत्र है जो 76 मीटर लंबा और शायद इतना ही चौड़ा है। इस दीवार के अंदर और बाहर इमारतों के अवशेष हैं। यहाँ से एक कुआं भी मिला है। मृण मूर्ति, चर्ट फलक तथा सेलखड़ी कॉर्निलियन मनके मिले हुए हैं और यह एक ग्रामीण स्थल था। अली मुराद एक ग्रामीण स्थल था। हम आगे देखते हैं चहुंदड़ो। चहुंदड़ो के बारे में बताया गया है कि यह सैंधव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने की थी तथा 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके के द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। चहुंदड़ो कहाँ स्थित है? सैंधव नगर है। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है और इसकी खोज सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने की, लेकिन इसका उत्खनन कार्य कौन करवाता है? तो 1935 में इसका उत्खनन कार्य अर्नेस्ट मैके के द्वारा यहाँ करवाया जाता है। यहाँ से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। चहुंदड़ो से मनका बनाने का कारखाना मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा गया है। तो चहुंदड़ो से मनका बनाने का साक्ष्य मिला है, बीट फैक्ट्री का साक्ष्य मिला है, चहुंदड़ो से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है और यहाँ से झूकर संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, झूकर संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। फ्रेंड्स, आप इन चीजों को नोट करते चलिएगा क्योंकि ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे हम देखते हैं बलूचिस्तान। तीसरा नंबर क्या आता है? बलूचिस्तान का। सिंध में मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, अली मुराद और चहुंदड़ो। नेक्स्ट नंबर आता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में सबसे पहला है सुतकांगे डोर। तो यह कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के मकराना समुद्र तट से उत्तर में दास्क नदी के पूर्व किनारे पर स्थित है। सुतकांगे डोर दास्क नदी के पूर्व किनारे पर स्थित है। ऑरेल स्टाइन ने 1927 ईस्वी में इसे खोजा था। 1962 में जॉर्ज डेल्स ने इस स्थल का सर्वेक्षण किया और उन्हें यहाँ पर बंदरगाह, दुर्ग और निचले नगर की रूपरेखा मिली। डेल्स महोदय के अनुसार सुतकांगे डोर समुद्र के बहुत ही समीप था और इस स्थल ने एक बंदरगाह के रूप में सिंधु सभ्यता और बेबीलोन के मध्य होने वाले व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। यहाँ से
नगरदुर्ग, किलेबंद, निचली बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? सूतकांगे डोर से नगरदुर्ग, किलेबंद और निचली बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। और डिल्स महोदय क्या कह रहे हैं कि सूतकांगे डोर समुद्र के बहुत ही समीप था और इस स्थल ने एक बंदरगाह के रूप में सिंधु सभ्यता बेबीलोन के मध्य होने वाले व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसके किसके बीच? सिंधु सभ्यता और बेबीलोन के मध्य होने वाले व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? सूतकांगे डोर। क्यों निभाता है? क्योंकि यह समुद्र के बहुत ही समीप स्थित था और जल के माध्यम से यानी जलीय माध्यम से आवागमन होता था। और बताता कौन है? तो बता रहे हैं डिल्स महोदय। आगे हम देखते हैं सूतका कोह। सूतका कोह के बारे में बताया जा रहा है कि यह सूतकांगे डोर से पूर्व सादी कौर नदी के तट पर स्थित है। इसे डिल्स ने 1962 में खोजा था। सूतका कोह बंदरगाह न होकर समुद्र तट और समुद्र से दूरवर्ती भूभाग के मध्य व्यापार का केंद्र रहा होगा। तो सूतकांगे डोर के बारे में बताया जा रहा है, सूतका कोह के बारे में बताया जा रहा है कि सूतकांगे डोर से पूर्व सादी कौर नदी के तट पर स्थित था। इसे 1962 में डिल्स महोदय ने खोजा था। सूतका कोह बंदरगाह न होकर समुद्र तट और समुद्र से दूरवर्ती भूभाग के मध्य व्यापार का केंद्र रहा होगा। तो समुद्र तट और समुद्र से दूरवर्ती भूभाग के मध्य व्यापार का केंद्र रहा होगा। ये कोई समुद्र तट नहीं, मतलब कि बंदरगाह नहीं था। आगे हम देखते हैं सूतका कोह के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे हम आते हैं डाबरकोट। सूतका कोह के बाद आता है डाबरकोट। सूतका कोह के बाद आता है डाबरकोट। डाबरकोट के बारे में बताया जा रहा है कि यह उत्तरी बलूचिस्तान में सिंधु नदी से लगभग 200 किलोमीटर दूर लोरलाई के दक्षिण में झोब घाटी में स्थित है, जो सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। इसके बाद आता है फिर अब बलूचिस्तान के बाद आता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में सबसे पहले है मुंडीगाक। मुंडीगाक के बारे में बताया जा रहा है कि यह हड़प्पा कालीन पूरा स्थल अफगानिस्तान के कांधार प्रांत में कुसक ए नाखुद नदी घाटी में अवस्थित है। मुंडीगाक कहाँ स्थित है? हड़प्पा कालीन पूरा स्थल अफगानिस्तान के कांधार प्रांत में कुसक ए नाखुद नदी घाटी में अवस्थित है। इसके बाद आता है सोरतुघई। सोरतुघई के बारे में बताया जा रहा है कि हड़प्पा स्थल जो उत्तरी अफगानिस्तान के ऑक्सस नदी के किनारे अवस्थित है, यहाँ से 2000 ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं। सोरतुघई कहाँ स्थित है? ऑक्सस नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से 2000 ईसा पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे हम देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आता है मांडा। अफगानिस्तान में केवल 2 मिले हैं, मुंडीगाक और सोरतुघई। उसके बाद जम्मू कश्मीर में केवल एक ही मिलता है, मांडा। मांडा के बारे में बताया गया है कि यह अखनूर के निकट चेनाब नदी पर अवस्थित है। अखनूर के निकट चेनाब नदी पर अवस्थित है और इसकी खोज 1976 में जेपी जोशी द्वारा की गई। यहाँ से हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं हरियाणा। हरियाणा में भी कई स्थल मिले हैं, जैसे राखी गढ़ी, कुणाल, बनवाली, मित्ताथल। तो हम देखते हैं सबसे पहले राखी गढ़ी के बारे में। इसमें बताया गया कि इसकी खोज सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। यह सिंधु सभ्यता का विशालतम स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। मई 2012 में हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिसके नष्ट हो जाने की संभावना है। आगे हम देखते हैं कुणाल। कुणाल के बारे में बताया गया कि यह हरियाणा हिसार जिले में स्थित है और इसकी खुदाई 1986 ईस्वी में जे.एम. खत्री एवं एम. आचार्य द्वारा कराई गई, जिससे सोने एवं चांदी के आभूषण प्राप्त हुए और यहाँ से R.S. बिष्ट महोदय को चांदी के 2 मुकुट भी प्राप्त हुए हैं।
अब तीसरा नंबर आता है बनवाली का। बनावली यहीं से हल के जो मतलब मिट्टी का बना हल का प्रमाण मिला है, तो बनावली से ही मिला है। इसमें बताया गया है बनावली के बारे में कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। और इस पूरा स्थल की खोज 1973 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने की थी। बनावली की खोज 1973 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने की थी। तो स्थित कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। बनावली से जिस प्रकार से कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों का प्रमाण मिला है, सेम कंडीशन बनावली से भी हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ से मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिला है। बनवाली से मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिला है। यहाँ अधिक मात्रा में जौ के साक्ष्य मिले हैं। आगे हम देखते हैं मीताथल। मीताथल के बारे में बताया गया है कि मीताथल हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। 1968 ईस्वी में सूरजभान ने इसका उत्खनन करवाया। यहाँ से नगर निर्माण में गढ़ी और निचले नगर की परियोजना दिखाई देती है। मीताथल हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। 1968 ईस्वी में सूरजभान ने इसका उत्खनन करवाया। यहाँ से नगर निर्माण में गढ़ी और निचले नगर की परियोजना दिखाई देती है। आगे हम मीताथल के बारे में और देखते हैं। थोड़ा सा इसमें बताया गया है कि सूरजभान के अनुसार यहाँ पर 400 मीटर चौड़ी प्राकृतिक खाई है। 400 मीटर चौड़ी प्राकृतिक खाई है और वह यमुना के प्राचीन प्रवाह मार्ग की द्योतक लगती है, उसका प्रमाण लगती है। ऐसा माना गया है कि यमुना का प्राचीन मार्ग रहा होगा, जो आगे चलकर राजस्थान में दृश्यवती घग्घर मार्ग से मिलती थी, उसमें बदला होगा। तो आगे इसमें बताया जा रहा है कि जो ये स्थान है मीताथल, इसके बारे में बताया गया कि हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है और 1968 ईस्वी में सूरजभान ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। और नगर निर्माण में गढ़ी और निचले नगर की परियोजना दिखाई देती है। और सूरजभान बताते भी हैं कि 400 मीटर चौड़ी प्राकृतिक खाई है और वह यमुना के प्राचीन प्रवाह मार्ग की द्योतक लगती है, जो आगे चलकर राजस्थान में दृश्यवती या घग्घर मार्ग से मिलती थी। आगे हम देखते हैं राजस्थान में। अब यहाँ का जो मतलब कि हरियाणा से रिलेटेड थे वो राखीगढ़ी, कुनाल, बनवाली और मीताथल। अब हम देखते हैं राजस्थान में सबसे पहले दिया गया है कि कालीबंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। कालीबंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। और इसका मतलब क्या होता है? कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। और इसकी खोज कौन किया था? तो अमलानंद घोष किए थे। 1961 ईस्वी में इसकी खुदाई करवाई जाती है बीबी लाल के द्वारा और बीके थापड़ के निर्देशन में। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्घर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा गंगानगर जिले में घग्घर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई तथा 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापड़ के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई थी। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है। बनवाली से मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिला है और कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। बनवाली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। आगे हम देखते हैं कालीबंगा के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। कालीबंगा के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था और यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा में समूह के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों पूर्व, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण भी मिलते हैं। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण भी मिले हैं। पूर्ण में क्या होता था? पूर्ण उसे दफना देना। आंशिक में क्या होता था? दफना देना और थोड़ा जला देना, मतलब कि कुछ जानवरों के लिए खाने के लिए भी छोड़ दिया जाता था। और एवं दाह संस्कार का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से उनको जला दिया जाता था। कालीबंगा से अग्निकुंड एवं अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से अग्निकुंड एवं अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। अब हम देखते हैं गुजरात। गुजरात के बारे में बताया गया है। सबसे पहले गुजरात में आता है धौलावीरा। गुजरात में आता है धौलावीरा।
धौलावीरा के बारे में बताया गया है कि यह गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज जेपी जोशी ने की थी, लेकिन इसका व्यापक उत्खनन कार्य आर.एस. बिष्ट के नेतृत्व में 1990 ईस्वी में किया गया था। धौलावीरा भारत में खोजे गए हड़प्पाकालीन 2 सबसे बड़े नगरों में से एक है। इस श्रेणी में दूसरा सबसे बड़ा नगर हरियाणा में राखीगढ़ी है। हरियाणा में राखीगढ़ी और गुजरात में धौलावीरा। इस हड़प्पाकालीन नगर के अवशेष मंदसर और मनहर नदियों के बीच खादर में मिले हैं, जो कच्छ केरल में स्थित हैं। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ स्थित है। तो गुजरात के कच्छ जिले में। इसकी खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम जेपी जोशी ने कहा था, इसकी खोज किया था, लेकिन इसका जो व्यापक उत्खनन का कार्य है वो आर.एस. बिष्ट के नेतृत्व में 1990 ईस्वी में हुआ था। धौलावीरा भारत में खोजे गए हड़प्पाकालीन 2 सबसे बड़े नगर, एक तो धौलावीरा और दूसरा हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी, इनसे कंपेयर करी जाती है। और इसमें बताया गया कि हड़प्पाकालीन नगर के अवशेष मंदसर और मनहर नदियों के बीच खादर में मिले हैं, जो कच्छ केरल में स्थित हैं। यह स्थल 3 भागों में विभक्त है। यहाँ की जल निकास प्रणाली अद्भुत है और धौलावीरा से क्रीड़ा स्थल स्टेडियम के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ से 10 बड़े अक्षरों में लिखे एक सूचना पट्ट का प्रमाण मिला है। आगे हम देखते हैं लोथल। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम एस.आर. राव ने 1954 ईस्वी में तथा 1962 ईस्वी में की थी। लोथल को 2 भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया। वस्तुतः इसे बाढ़ से बचाव के लिए ईंटों की विशाल दीवार से घेरा गया था। लोथल से पक्की मिट्टी के बने शतरंज के मुहरों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल का नगर दुर्ग विषम चतुर्भुजाकार का था। आगे देखते हैं। लोथल के बाद सुरकोटदा के बारे में भी बताया गया है। इसमें लोथल के बारे में और थोड़ा सा बताया गया है कि लोथल से पक्की ईंटों का तालाब जैसा घेरा, जिसे जहाजों की गोदी डॉकयार्ड की संज्ञा दी गई, वो मिला है। गोदीवाड़ा कहां से? लोथल से। यह नगर हड़प्पाकालीन प्रमुख बंदरगाह था, जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था, और यहाँ से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं। आगे हम देखते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा के बारे में बताया गया है कि यह गुजरात के कच्छ केरल भुज में अवस्थित था, जिसकी खोज 1972 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ केरल में भुज में अवस्थित है और इसकी खोज 1972 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिलते हैं, अवशेष, घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, और यहाँ से 4 बर्तनों वाला एक समाधान भी पाया गया है, जिसमें मानवों की कुछ अस्थियां मिली हैं। तो सुरकोटदा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये स्थित कहाँ है? कच्छ केरल भुज गुजरात में स्थित है, और इसकी खोज 1972 में जेपी जोशी ने। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले? तो सुरकोटदा से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार PYQs में अन्य एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से 4 बर्तनों वाला एक समाधान भी पाया गया है, जिसमें मानव की कुछ अस्थियां मिलती हैं। अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मात्र एक स्थल पाया जाता है, आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर के बारे में बताया गया है कि यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश मेरठ के हिंडन नदी के तट पर स्थित है, और इसकी खोज 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। इसकी खोज 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, और यह एक परवर्ती हड़प्पाकालीन बस्ती है। आलमगीरपुर एक परवर्ती हड़प्पाकालीन बस्ती है उत्तर प्रदेश के अंबाखेड़ी, बड़गांव, हुलासपुर एवं सिनौली, जहां से मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं, प्रमुख परवर्ती हड़प्पाकालीन स्थल हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि कालीबंगा, बनावली एवं राखीगढ़ी प्राक हड़प्पन स्थल हैं, जबकि रंगपुर एवं रोजड़ी हड़प्पोत्तर कालीन स्थल हैं। कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी प्राक हड़प्पन स्थल हैं, जबकि रंगपुर एवं रोजड़ी
ये हड़प्पोत्तरकालीन स्थल है। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी, अपने विचार को कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये चीज़ें आपकी तैयारी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है इस बात को भी कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको विस्तृत में जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचें। तो फ्रेंड्स, एक बार हम दोबारा फिर से कहते हैं कि ये क्लास यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमसे जुड़ना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लाइक करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। फ्रेंड्स, अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमसे जुड़कर आप तैयारी करते रहें। आपको पहले भी बताया गया है कि इस चैनल पर पहले कोई भी टॉपिक हो उसको विस्तृत समझाया जाएगा, फिर उसके बाद उसके PYQs एवं अलग अलग एग्जाम में पूछे गए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट के रूप में करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।